माँ, आज खाने में क्या है? वीर ने अपनी माँ से पूछा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। वाह, ये तो मेरा पसंदीदा है। वीर खुशी से चाका। माँ ने उसे खीर परोसी। तभी उसके पिता काम से लौटे। पिताजी देखिए, माँ ने मेरे लिए खीर बनाई है। बहुत अच्छा बेटा, और मैं भी तुम्हारे लिए कुछ फल और मिठाई लाया हूँ। ये मेरे हैं। वाह, बहुत धन्यवाद। वीर खुशी से झूम उठा। वीर के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। एक दिन उसके माता पिता ने कहा, वीर, हम तुम्हारी मौसी के गांव जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, तब तक तुम खेलना। ठीक है, लेकिन आते समय और मिठाइयाँ जरूर लाना। वीर ने कहा। उसके माता पिता मुस्कुराकर चले गए। शाम से रात हो गई, लेकिन माता पिता वापस नहीं आए। पिताजी ने कहा था कि वे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। वीर चिंतित था। तभी उसकी दोस्त अमायरा पंछिया आई। वीर, क्या तुम्हारे माता पिता अब तक नहीं लौटे? नहीं अमायरा, तुमने खाना खाया? नहीं, बस सुबह माँ का बनाया हुआ खीर खाया था। इसका मतलब तुम भूखे हो। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। अमायरा अपने घर गई और पूरन पोली लेकर आई। चलो वीर, हम दोनों साथ खाए। दोनों ने खाना खाया और खेलने लगे। तभी गांव के भोला काका आए। वीर, तुम्हारे माता पिता की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। यह आप क्या कह रहे हैं काका? यह सच नहीं हो सकता। वीर रोते रोते चुप हो गया। अगले दिन उसने अपने माता पिता की चिता को अग्नि दी। कुछ समय बाद मकान मालिक ने वीर को घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे पिता ने किराया नहीं चुकाया, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। वीर को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। अब वीर ने भटकते हुए मदद मांगी, लेकिन कोई उसे आश्रय नहीं दे सका। वह एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? वीर ने अमायरा के घर जाने का सोचा। वहाँ अमायरा की माँ ने कहा, हमारे पास खुद के खाने के लिए नहीं है और तुम यहाँ रहने आ गए। वीर ने खुद को बोझ मानकर वहाँ से भी निकलने का निर्णय किया। भटकते हुए वह एक सेठ के पास काम मांगने गया। सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। सेठ ने सोचा, यह अकेला है, मजदूरों को पैसे देने के बजाय इसे रख लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें 2 वक्त का खाना और रहने की जगह मिलेगी, लेकिन वेतन नहीं दूंगा। यह मेरे लिए काफ़ी। वीर ने मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने वीर को साहस की कहानी सुनाई। वीर ने साहस बटोरकर सेठ से अपने पैसे मांगे। सेठ ने पैसे देने से मना किया। वीर ने गुस्से में कहा, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। डरकर सेठ ने पैसे दे दिए। वीर ने पैसे से एक छोटा घर बनाया और ईमानदारी से पैसे जोड़ने लगा। उसने जंगल में एक घायल उल्लू बुल्लू की जान बचाई। बुल्लू ने बताया कि जंगली सुअर पूरे गांव को नुकसान पहुंचा रहे थे। वीर ने राजा से मिलकर समस्या सुलझाने का वादा किया। वीर ने साहस और चतुराई से सुअरों को समझाया और उन्हें शांति का वादा करने पर मजबूर किया। राजा ने वीर की बहादुरी देखकर उसे गंगानगर का अगला राजा घोषित कर दिया। वीर ने अपने साहस और मेहनत से खुद को साबित किया और अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। कहानी की शुरुआत हरे भरे पंखीवन जंगल के पास स्थित नीलगिरी झील में चहचहा और मिट्टू अपने घोंसले में रहते थे। चहचहा ने हाल ही में 2 अंडे दिए थे। एक अंडा सामान्य था, जबकि दूसरे का रंग गहरा काला था। चहचहा इस बात को लेकर चिंतित थी कि काले अंडे से क्या निकलेगा। चहचहा, मिट्टू, ये काला अंडा मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, क्या हमें मीना से पूछना चाहिए? मिट्टू, चहचहा, मुझे विश्वास है कि ये अंडा भी स्वस्थ होगा। 2 दिन में हमारे बच्चों का जन्म हो जाएगा, चिंता मत करो।
अंडे का फूटना और बच्चों का जन्म। कुछ ही दिनों में अंडों से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। पहला अंडा फूटा और उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया निकली जिसका नाम रखा गया तितली। दूसरे काले अंडे से एक गहरे रंग का चिड़िया निकला जिसे उन्होंने गुलगुला नाम दिया। तितली, मम्मा देखो गुलगुला कितना अलग दिखता है। चहचहा थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन मिट्टू ने उसे सांत्वना दी। तभी मीना बुलबुल वहाँ आ पहुँची। मीना, बुलबुल, चहचहा, गुलगुला का रंग अलग हो सकता है, पर प्यार और देखभाल से वो भी उतना ही मजबूत और प्यारा बनेगा। गुलगुला, मम्मा मुझे भी उड़ना सीखना है, भले ही मेरा रंग अलग हो। उड़ने की ट्रिक। मिट्टू और चहचहा ने तितली और गुलगुला को उड़ना सिखाना शुरू किया। तितली ने जल्दी ही उड़ना सीख लिया, जबकि गुलगुला को थोड़ा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने भी उड़ना सीख लिया और दोनों बहनें जंगल में उड़कर खेलने लगीं। शरारती कौवा काली। जंगल में एक शरारती कौवा काली हमेशा पक्षियों को परेशान करता था। एक दिन उसने तितली और गुलगुला को उड़ते देखा और सोचा कि उन्हें गुमराह किया जा सकता है। काली, तुम दोनों इतनी अच्छी उड़ान भरती हो, क्यों न मेरे साथ आओ, हम मिलकर खाना चुराएंगे। गुलगुला, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। काली, तुम्हें हिम्मत नहीं है। गुलगुला, तुम डरपोक हो। परिवार की एकता। गुलगुला ने काली की बातें मानी नहीं, लेकिन उसने यह बात अपनी बहन और माता पिता को बताई। चहचहा और मिट्टू ने समझाया कि काली की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तितली ने भी गुलगुला को सांत्वना दी और उसे हमेशा खुद पर विश्वास रखने के लिए कहा। तितली, तुम्हारा रंग चाहे जो भी हो, तुम बहादुर हो। गुलगुला, समस्या का समाधान। मीना ने सबको समझाया कि हमें अपनी अलगियों को अपनाना चाहिए। गुलगुला के रंग ने उसकी क्षमता या महत्व को कम नहीं किया। मीना ने सुझाव दिया कि जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया जाए जिसमें सभी पक्षी शामिल हों और हर कोई अपनी विशेषताओं के साथ गर्व महसूस करे। उत्सव और खुशी का माहौल। उत्सव में सभी पक्षियों ने हिस्सा लिया। गुलगुला और तितली ने साथ मिलकर उड़ान भरी और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब खेला। काली ने भी अपनी गलतियों को समझा और पक्षियों के साथ दोस्ती कर ली। कहानी का अंत। गुलगुला ने यह साबित कर दिया कि असली सुंदरता दिल और आत्मा की होती है, न कि बाहरी रंग की। चहचहा और मिट्टू अपने बच्चों पर गर्व महसूस करने लगे और परिवार में खुशी और प्यार का माहौल कायम हो गया। सीख है, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपनी अलगियों से प्यार करना चाहिए। असली सुंदरता हमारी आत्मा, हमारे दिल में होती है और हम सभी अपने तरीके से अद्वितीय और प्यारे होते हैं। वन के सभी पक्षी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन अरे, ये मोती क्यों इतना उदास है? लगता है कि उसे किसी बात की चिंता सता रही है। ओह, अब याद आया, मोती तो अपने ही जंगल की सुंदर चिड़िया काव्या से प्रेम करता है। काव्या भी मोती से उतना ही प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मोती के पास अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं है। काव्या के पिताजी बहुत समझदार और कठोर पक्षी हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मोती अपना पक्का घर नहीं बना लेता, वे शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद भी मोती ने एक दिन साहस जुटाकर काव्या के पिताजी से विवाह की बात की। मोती उनके पास गया और कहा, स्विंगल, पिताजी, मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं अपना खुद का घर नहीं बना लेता, आप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मैं घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। काव्या के पिताजी ने गंभीरता से मोती की ओर देखा और कहा, स्विंगल, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि काव्या के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो ताकि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सको। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, तब तक अपना पक्का घर बना लो। ज़रेन या मोती ने सिर हिलाकर कहा, जी पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी को जरूर निभाऊंगा।
इतना कहकर मोती वहाँ से चला गया और अपने बड़े भाई सागर के पास पहुँचा। वहाँ पहले से ही मीना भी मौजूद थी। अरे मोती, तुम यहाँ कैसे? सागर ने पूछा। मोती ने बिना समय गवाए पूरी बात बताई। भैया, मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तब तक तैयार नहीं हैं जब तक मैं अपना पक्का घर नहीं बना लेता। मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सागर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मोती, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसे चलेगी? सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हमारे जंगल के उत्तर में एक खंडहर है जहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ एक गुप्त खजाना छिपा है। अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मीना ने भी सहमति जताई। भैया सही कह रहे हैं, लेकिन खजाना ढूंढना आसान नहीं होगा, समझदारी से काम लेना होगा। मोती ने कहा, ठीक है, मुझे काव्या के लिए यह खजाना ढूंढना ही होगा। इतना कहकर मोती वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तोता और बूढ़ी मैना मौसी मिल गईं। वे तीनों खंडहर की ओर चल पड़े। जगह बहुत ही घनी, डरावनी और रहस्यमयी थी। वे खंडहर के पास पहुँचे और खजाने की खोज शुरू कर दी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थोड़ी देर बाद तोते ने कहा, मैंने सुना है कि खजाना बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही तीनों उस पेड़ के पास मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी देर खुदाई के बाद उन्हें एक बड़ा तांबे का घड़ा मिला, जिसमें सोने के सिक्के और कुछ जादुई बीज थे। मोती और तोता खजाना देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मैना मौसी की नीयत बदल गई। अरे ये सिक्के तो हमारे हैं, तू बस बीज ले जा और खेती कर ले। मोती ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इन बीजों से ही काम चला लूंगा। उसने बीज अपने घर के पास लगाए और कुछ ही दिनों में वहाँ विशाल पेड़ उगाए, जिन पर अनमोल फल लगे थे। उन फलों को बेचकर मोती ने खूब पैसे कमाए और जल्द ही अपना पक्का घर बना लिया। एक दिन जब मोती अपने नए घर में आराम कर रहा था, काव्या उससे मिलने आई और बोली, मोती, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने बिना किसी लालच के काम किया और सफल हुए। अब मुझे यकीन है कि हम दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। सबसे पहले मोती ने मुस्कुराते हुए काव्या की बातों का समर्थन किया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने काव्या के पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने पक्का घर बना लिया है, अब क्या मैं काव्या से शादी कर सकता हूँ? काव्या के पिताजी ने मोती की मेहनत की सराहना की और खुशी खुशी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। किसी की सोची समझी साजिश, इसे समझने के लिए आइए चलते हैं इस खूबसूरत कहानी की ओर, जिसका नाम है अपना घर। कालू कावा शहर में एक किराए के घर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में लिपिक के तौर पर कार्यरत था। कई साल नौकरी करने के बाद कालू कावा ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, जिनसे वह अपना घर खरीदना चाहता था। कालू कावा एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक मकान देखने जाता है। उसे मकान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मकान की कीमत सुनते ही वह मना कर देता है। दरअसल मकान की कीमत उसकी हैसियत से दोगुनी थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए उसे यही मकान लेने को कहा। कालू कावा अपनी पत्नी और बच्चों की खुशी के लिए बैंक ऋण लेकर वही घर खरीद लेता है। घर खरीदते ही कालू कावा की हैसियत उसके परिवार और समाज में बढ़ जाती है। धीरे धीरे कालू कावा को अपने घर का घमंड होने लगा और अब वह अकड़ कर चलना सीख गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर कालू कावा की खुशी गम में बदलने लगी। ब्याज पर लिए गए ऋण की वजह से कालू कावा की आधी वेतन कट जाती थी। शुरू में तो कालू कावा को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही खर्चे बढ़ने लगे तो उसे अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता सताने लगी। फिर भी कालू कावा जोड़ तोड़ करके अपना घर चला ही रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कालू कावा के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह डर जाता है और अपने बेटे को लेकर अस्पताल भागता है। अस्पताल में इलाज के दौरान पता चलता है कि बच्चे को कैंसर है और उसका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टरों की बात सुनते ही कालू कावा और उसकी पत्नी घबरा जाते हैं। कालू कावा की धड़कनें तेज होने लगती है, क्योंकि वह वैसे ही बैंक के कर्जे में लदा हुआ है। फिर बच्चे के इलाज के लिए इतने पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? कालू कावा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
उसकी पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए पूछा। कालू कावा ने कहा, हम पहले ही कर्ज ले चुके हैं, बैंक हमें दोबारा कर्ज नहीं देगा। इतना कहकर कालू कावा अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। कालू कावा बुरी तरह टूट चुका था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी। सारी मुसीबतों से उसका पीछा छूट जाए। रास्ते में चलते हुए अचानक उसे प्यास लगती है। तभी उसकी नजर एक विदेशी परिवार पर पड़ती है, जिसमें पति पत्नी और उनका एक बेटा टेम्पो से यात्रा कर रहे थे। एक घना जंगल था। उस जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था कि उस पेड़ की एक डाल में घोंसला बनी हुई थी। उस घोंसला में एक पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया का पति किसी जरूरी काम से कहीं दूर चला गया और उसके जाने के बाद बहुत जोर की आंधी पानी आ गई। आंधी में कई पेड़ टूटकर गिर गए और बरगद का वो पेड़ भी टूटकर गिर पड़ा, जिसकी खोपड़ी में पिंकी चिड़िया रहा करती थी। मेरा तो रहने का ठिकाना भी खत्म हो गया। मेरे पति यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर कोई नया घोंसला बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ दोनों चिड़िया आ गई और कहने लगी, पिंकी बहन, लगता है तुम इस पेड़ की गिर जाने से परेशान हुआ बहन। इस पेड़ की घोंसला में मेरा घर था, अब मेरा रहने का ठिकाना ही नहीं बचा, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो बहन? हिम्मत से काम लो, किसी दूसरे पेड़ पर अपने घर बना लो। हाँ बहन। दूसरा घर बनाने के सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। पिंकी चिड़िया घर बनाने के लिए किसी दूसरे अच्छे से पेड़ की तलाश करने लगी। पिंकी को एक संतरा का बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, घर बनाने के लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। और फिर पिंकी पेड़ की डाल पर नया घोंसला बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने ही एक छोटी सी घोंसला थी। उस घोंसले में एक प्रीतम कावा यानी कालू रहा करता था। ये प्रीतम बहुत ही दुष्ट और अपराधी प्रवृत्ति का था। दूसरों की चीजें चुराना, छीन झपट करना और गुंडागर्दी करना प्रीतम कावा का पुराना पेशा था। एक चुमे के साथ मारपीट करने में ही प्रीतम की आंख ही खराब था। ये बदमाश प्रीतम हर समय मुफ्त का माल हड़पने की ही कोशिशों में लगा रहता। पिंकी को घर बनाते हुए बदमाश प्रीतम बड़ी शुभ्र नजरों से देख रहा था। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद पिंकी ने अपना नया घोंसला बनाकर तैयार कर लिया। पिंकी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। मेहनती पिंकी सारा दिन जंगल में घूम कर अपने खाने के लिए भोजन जमा करती और शाम को अपने घर में आराम से बैठकर अपना लाया हुआ भोजन खाती। बदमाश प्रीतम कावा ये सारे नजारे देख रहा था। एक दिन की बात है, पिंकी अपना भोजन लेकर आई तो प्रीतम कावा पिंकी के पास आकर बोला, पिंकी तू रोज अपने लिए भोजन लेकर आती है और खुद ही खा जाती है। हरी, कभी थोड़ा कुछ मुझे भी खाने को दिया करना। मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ, तुम भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करो। मांगकर खाने की क्या जरूरत है? पिंकी प्रीतम कावा को तकासा जवाब देकर अपने घोंसला में चली गई और प्रीतम कावा गुस्से से छटपटा रह गया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और पिंकी चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती और प्रीतम कावा अपनी घोंसला के बाहर बैठा हुआ पिंकी चिड़िया और उसके बच्चों को घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने पर अब पिंकी चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपने बच्चों से कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसला में ही रहकर तीखे माँ तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। तीखा माँ तुम जाओ, हम घर रहेंगे। पिंकी चिड़िया खाना लाने चली गई और प्रीतम कावा अपने घोंसला के बाहर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। 3-4 घंटों के बाद जब पिंकी चिड़िया खाना लेकर वापस आई तो अपने दोनों बच्चों को घोंसला से गायब पाया। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद ये जब बच्चे कहीं नहीं मिले, पिंकी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वो प्रीतम कावा के पास आई और उसने पूछा, प्रीतम भैया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो घोंसला से कहीं चले गए हैं। हाँ, मेरे बच्चों को मैंने किडनैप कर रखा है। अभी तक तो वो दोनों सही सलामत है और तब तक सलामत रहेंगे जब तक तुम मेरा कहा मानेगी। बदमाश प्रीतम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अपहरण करने की? आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है? अगर तुझे अपने बच्चे पापा चाहिए तो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ही खा जाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ परिणाम में हर रोज तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी। उनके बाद से पिंकी चिड़िया हर रोज प्रीतम कावा के लिए खाना लाने लगी। प्रीतम कावा मुफ्त का खाना खाकर और डकार लेकर अपनी घोंसला के अंदर चला जाता। इस तरह से 4-5 दिन बीत गए। इस दिन पिंकी चिड़िया ने प्रीतम से कहा, प्रीतम भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चों से तो मिलवा दो। प्रीतम गुस्से से गिराकर बोला लगता है, तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं अभी तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। पिंकी चिड़िया डर गई और वापस अपने घर में आ गई। घोंसला का पति भी अब वापस लौट आया। पिंकी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बता दी तो उसका पति कहता है, हम वो प्रीतम कावा बढ़ा, ये दुष्ट और बदमाश है, उसे सबक सिखाने के लिए मुझे अपने दोस्त चिल की मदद देनी होगी। मैं तो कहती हूँ तुम फौरन चिल के पास जाओ। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर उसका पति चिल के पास गया और अपने दोस्त चिल से मिलकर उसे सारी बात बताई।
उसकी बात सुनकर चिल ने कहा, अरे मैं उस प्रीतम कावा को पहले से जानता हूँ, वो पक्का बदमाश है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। फिर चिल पति के साथ चल पड़ा और प्रीतम कावा की घोंसला पर आ गया। पिंकी चिड़िया भी वहाँ पहुँच गई। चिल पिंकी से कहता है, पिंकी यहाँ तुम उस प्रीतम कावा को आवाज देकर घोंसला से बाहर बुलाओ, फिर मैं उसकी तबीयत फिट कर दूंगा। पिंकी चिड़िया ने प्रीतम कावा को पुकारा। प्रीतम कावा, प्रीतम कावा, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। प्रीतम कावा घोंसला से जैसे ही बाहर आया वैसे ही चिल ने प्रीतम कावा को दबोच लिया। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इनके बच्चों को किडनैप करने की? बोल, कहाँ है इसके बच्चे? चिल भाई, चिल भाई, इनके बच्चे सही सलामत घोंसला के अंदर है, मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पिंकी बहन, तुम अंदर जाकर जरा अपने बच्चों को लेकर आओ, तब तक मैं कावा की गुंडागर्दी निकालता हूँ। पिंकी घोंसला के अंदर चली गई और चिल प्रीतम कावा की पिटाई करने लगा। चिल प्रीतम कावा को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। प्रीतम कावा मार खाकर अधमरा हो गया, हाथ छोड़कर कहने लगा। तभी घोंसला के अंदर से पिंकी अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। प्रीतम कावा ने कहा, चिल भाई अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रीतम कावा हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ चला गया। पिंकी चिल से बोली, चिल भैया, आपकी मदद से ही मुझे मेरे बच्चा वापस मिल पाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा क्यों करती हो? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। तुम लोग अपने घर में जाओ और आराम से रहो। पिंकी चिड़िया का परिवार अपने घोंसला की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही। एक बार की बात है, एक जंगल में एक टिंकू नाम का कौवा ऑटो चलाने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक बबली नाम की चिड़िया भी उसी जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए, मेरे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाजार से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर बबली चिड़िया राशन पानी लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो जाल में फंसी हुई थी। बबली चिड़िया तितली के पास आकर कहती है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसके बाद बबली चिड़िया उस जाल को हटा देती है। तो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो, जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया। मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया है। अब मैं घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद बबली चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है, लेकिन इसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है। इस बारिश के कारण थोड़ी देर बाद जब बबली चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर तो नीचे गिर गया। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरा घर रहता है और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, टिंकू जी के पास जाती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूँगी। उसके बाद बबली चिड़िया टिंकू कौवा के घर आ जाती है। फिर बबली चिड़िया कहती है, टिंकू जी, अरे टिंकू जी, दरवाज़ा खोलिए, बाहर में आई हूँ। बबली चिड़िया, मेरा घर बारिश से टूट गया है, कृपया करके दरवाज़ा खोलें, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ बबली चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि यह बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और मेरा ही घर जगह मिली है। क्या इस पक्षियों को किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहती? फिर टिंकू कौवा कहा, देखो बबली चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा है और नहीं मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा सके। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे अलावा इस घर में कोई और नहीं रह सकता है। अब तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
तो अब बबली चिड़िया बोलती है, मेरा घर बारिश से टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। फिर परी बोलती है, 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बिखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह जाकर बिखेर देना इन दानों को। और उसके अगले ही दिन बबली चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बिखेर देती है। और बीज बिखरने के बाद बबली चिड़िया बोलती है, बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद बबली चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। और कुछ दिनों बाद बबली चिड़िया वापस अपने खेत पर आकर देखती है, अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब मैं इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों में फल भी आ जाएगा। फिर मैं उन सभी मटर को निकाल कर बाजार में बेचूंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसमें समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं मर जाएंगे। उसके बाद बबली चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी मिल जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधे में पानी डाल दूं, लेकिन ये तो भगवान की कृपा से ही बारिश हो गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधे को पानी भी मिल जाएगा। उसके 4 दिन बाद बबली चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधे पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में जाकर बेच के आऊँगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज़्यादा मांग है और आज तो मेरी मटर बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और मैं अब अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है। आज नहीं जाती, कल सुबह जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन बबली चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद बबली चिड़िया का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर बबली चिड़िया ने जो भी पैसे कमाई थी, उन पैसे से बबली चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है और बबली चिड़िया खुशी खुशी इसमें रहने लगती है। बारिश का मौसम था। पूरे जंगल में बरसात हो रही थी। हर तरफ पानी ही पानी फैला था। सभी पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसले बना लिए थे और अपने परिवार के साथ आराम से रह रहे थे। सबने अपने घर तैयार कर लिए थे, पर आलसी मीरा मौसी ने अब तक कुछ नहीं बनाया था। बारिश से बचने के लिए वह एक पेड़ की टहनी पर बैठी थी। अरे राम, कितनी बारिश है, क्या यह मुझे बहा ही ले जाएगी? और ये कमबख्त कमर कब से दर्द कर रही है। कहाँ जाऊँ, भूख भी लग रही है। इतनी बारिश में कौन मुझे खाना देगा? और उड़ने की ताकत भी तो नहीं है।
तो मैं टोनी चिड़िया के घर चली जाऊँ तो बोली है मुझे खाना भी दे देगी और शायद रहने भी दे देगी। मीरा मौसी ने ये सोच कर टोनी चिड़िया के घर के लिए उड़ जाती है। पहुंचते ही वह टोनी को आवाज़ देती है, अरे टोनी मुझे बचा ले, इस बारिश में कहीं मैं मर ही न जाऊँ। मीरा मौसी की आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया बाहर आती है। मौसी इतनी बारिश में कहाँ से आ रही हो? मीरा मौसी जो झूठ बोलने में माहिर थी कहती है, क्या बताऊँ टोनी, मैंने बारिश से बचने के लिए बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाया था, पर इस बारिश ने उसे भी बहा दिया। टोनी ने तू बहुत मजबूत घर बनाया है, क्या तुम मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दोगी? भोली टोनी चिड़िया मीरा मौसी को मना नहीं कर पाती और उसे अंदर ले आती है। अंदर पहुंचते ही मीरा मौसी कहती है, अरे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो वरना ये मौसी यहीं मर जाएगी। टोनी चिड़िया जल्दी से कुछ गेहूं के दाने ले आती है। मीरा मौसी उन्हें देखकर कहती है, अरे इससे मेरा क्या होगा, ये तो मेरी चोंच में ही समा जाएंगे। फिर और दाने ले आती है जिन्हें खाकर मीरा मौसी कहती है, वाह अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। रात हो जाती है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन मीरा मौसी को फिर से भूख लग जाती है और वह टोनी चिड़िया के घर का सारा भोजन खा जाती है। सुबह जब टोनी उठती है तो देखती है कि उसका पूरा भोजन खत्म हो चुका है। हैरान टोनी कहती है, मीरा मौसी रात का सारा खाना कहाँ गया? सुबह बबलू तोता चिल्लाते हुए कहता है, अरे मेरा खाना किसने चुराया? उसकी आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया, मीरा मौसी और बाकी पक्षी भी बाहर आ जाते हैं। टोनी कहती है, मेरा भी खाना परसों रात को चोरी हो गया था। मीरा मौसी फिर से बहाना बनाती है कि प्रीतमबाज ने सबका खाना चुराया है। बबलू तोता कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस बारिश में कैसे जीवित रहेंगे? टोनी चिड़िया कहती है, आज शाम को सभी पक्षी बबलू के घर आना, हमें प्रीतमबाज को सबक सिखाने की योजना बनानी होगी। शाम को सभी पक्षी बबलू तोते के घर पहुंचते हैं, लेकिन आज से मीरा मौसी वहाँ नहीं जाती है। सभी पक्षी तय करते हैं कि वे रात को सोने का नाटक करेंगे और चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। रात होते ही सभी पक्षी सोने का बहाना करते हैं। इस बीच मीरा मौसी को फिर से भूख लगती है और वह मीनू काकी के घर की खिड़की पर पहुंच जाती है। अंदर देखते ही वह मीनू काकी के खाने के भंडार की ओर बढ़ती है। जैसे ही वह अंदर घुसती है, मीनू काकी जोर से चिल्लाती है और सभी पक्षी को बुला लेती है। मीनू काकी कहती है, देखो आलसी चोर मीरा मौसी है, यह खिड़की से मेरे घर में घुसी और सारा खाना खाने वाली थी। सभी पक्षी मीरा मौसी को घूरते हैं। शर्मिंदा होकर मीरा मौसी अपना सिर झुका लेती है। आखिरकार उसे सजा दी जाती है कि वह बारिश के बाद सबके घर 2 दिन का भोजन ला कर देगी। पिंकी अपने बच्चों को पेड़िया गांव के स्कूल में छोड़कर ऊंची चोटी की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात टोनी चाची से हो जाती है। टोनी चाची, अरे पिंकी कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? बोलो पिंकी, अभी दिवाली आने वाली है ना, तो मैं ऊंची चोटी से मिट्टी लाने जा रही थी। इस बार मिट्टी के दीपक बनाकर बेचने का सोच रही हूँ। टोनी चाची, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, कम मेहनत में अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं भी सोच रही थी मिट्टी के दिए बनाऊं, लेकिन अब कुछ और काम देखती हूँ। पिंकी, अरे चाची, क्यों न हम दोनों मिलकर दीपक बेचें? मुनाफा आधा आधा कर लेंगे। टोनी चाची, ना ना, तुम बनाओ दिए, मैं कोई दूसरा काम देखती हूँ। पिंकी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ काका तोता आ जाता है। काका तोता, चाची, मैंने सुना है कि आप कुल्हाड़ी रखती हो, मैं लकड़ियाँ काटने के लिए उसे लेने आया हूँ। टोनी चाची, अरे कुल्हाड़ी चाहिए तो सीधे सीधे क्यों नहीं मांगते, लाती हूँ। कुल्हाड़ी देते हुए टोनी चाची कहती हैं, काम खत्म होने पर मुझे लकड़ियाँ भी काट कर दे देना, सर्दी में काम आएंगी।
काका तोता लकड़ियाँ काटने के लिए वहाँ से चला जाता। पिंकी ऊंची चोटी पर पहुँचती है और मिट्टी जमा करती है। मिट्टी की पोटली भरते भरते उसे स्कूल का समय याद आ जाता है और वह जल्दी से बच्चों को लेने स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी बच्चों, कैसा रहा परीक्षा? बच्चे बहुत अच्छा हुआ मम्मी, सारे सवाल सही हल। पिंकी उन्हें घर ले जाती है और खाना बनाकर खिलाती है। फिर मिट्टी के दीपक बनाने में जुट जाती है। धीरे धीरे दिवाली का समय और करीब आ जाता है। पिछवाड़े की मंडी में लोग दिवाली की खरीदारी करने आते हैं। पिंकी अपने सारे दीपक बेचने में कामयाब हो जाती है। खुशी खुशी वह फिर से मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ती है। इस बार पोटली भारी हो जाती है, जिससे चलते हुए उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। पिंकी किसी तरह डॉक्टर उल्लू अंकल के पास पहुंचती है। डॉक्टर उल्लू, तुम्हारा पैर टूट गया है, अब कुछ महीनों तक आराम करना होगा। पिंकी दुखी होकर घर लौट आती है। उसे चिंता होने लगती है कि वह अब दिवाली कैसे मनाएगी। बच्चे उसे समझाते हैं। माँ जो है उसी में खुश रहेंगे। अगले दिन रानी चिड़िया पिंकी से मिलने आती है। रानी चिड़िया, पिंकी चलो दिवाली की खरीदारी करते हैं। पिंकी नहीं रानी, तुम जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। रानी चली जाती है और पिंकी सोचने लगती है कि वह कैसे दिवाली मनाएगी। तभी काका तोता मिट्टी लेकर आता है और पिंकी को देता है। काका तोता, इस मिट्टी का क्या करोगी? पिंकी, मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूंगी। काका तोता चला जाता है और पिंकी दीपक बनाने में जुट जाती है, लेकिन उसे बहुत परेशानी हो रही थी। तभी टीना विशाल चाची आ जाती है और सारी मिट्टी लेकर चली जाती है। विशाल चाची अगले दिन अपने बनाए दीपक बेचने पिछवाड़े की मंडी में जाती है। रानी और काका वहां आते हैं और टोनी चाची से कहते हैं, आपको रिंकी के हालात का पता होते हुए भी आप उसके दीपक बेच रही हैं? टोनी चाची, मैं ये दीपक बेचकर सारा मुनाफा पिंकी को देने वाली हूँ। यह सुनकर सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और माफी मांगते हैं। फिर सभी मिलकर पिंकी के घर जाते हैं और उसे मिठाई, कपड़े और पटाखे देकर खुश कर देते हैं। उसी रात सभी मिलकर धूमधाम से दिवाली मनाते हैं। वन के सभी पक्षी अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन अरे ये मोती क्यों इतना उदास है? लगता है कि उसे किसी बात की चिंता सता रही है। ओह, अब याद आया, मोती तो अपने ही जंगल की सुंदर चिड़िया काव्या से प्रेम करता है। काव्या भी मोती से उतना ही प्रेम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मोती के पास अभी तक अपना पक्का घोंसला नहीं है। काव्या के पिताजी बहुत समझदार और कठोर पक्षी हैं। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक मोती अपना पक्का घर नहीं बना लेता, वे शादी के बारे में बात नहीं करेंगे। यह सुनने के बाद भी मोती ने एक दिन साहस जुटाकर काव्या के पिताजी से विवाह की बात की। मोती उनके पास गया और कहा, स्विंगल, पिताजी, मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं अपना खुद का घर नहीं बना लेता, आप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मैं घर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। काव्या के पिताजी ने गंभीरता से मोती की ओर देखा और कहा, स्विंगल, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम्हें न केवल अपने लिए बल्कि काव्या के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो ताकि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सको। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं, तब तक अपना पक्का घर बना लो। ज़रेनिया मोती ने सिर हिलाकर कहा, जी पिताजी, मैं इस जिम्मेदारी को जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर मोती वहाँ से चला गया और अपने बड़े भाई सागर के पास पहुँचा। वहाँ पहले से ही मीना भी मौजूद थी। अरे मोती, तुम यहाँ कैसे? सागर ने पूछा। मोती ने बिना समय गवाए पूरी बात बताई। भैया, मैं और काव्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन काव्या के पिताजी इस रिश्ते के लिए तब तक तैयार नहीं हैं जब तक मैं अपना पक्का घर नहीं बना लेता। मुझे पैसों की जरूरत है,
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सागर ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मोती, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद की जिंदगी कैसे चलेगी? सुनो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। हमारे जंगल के उत्तर में एक खंडहर है जहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ एक गुप्त खजाना छिपा है। अगर तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मीना ने भी सहमति जताई। भैया सही कह रहे हैं, लेकिन खजाना ढूंढना आसान नहीं होगा। समझदारी से काम लेना होगा। मोती ने कहा, ठीक है, मुझे काव्या के लिए यह खजाना ढूंढना ही होगा। इतना कहकर मोती वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे तोता और बूढ़ी मैना मौसी मिल गईं। वे तीनों खंडहर की ओर चल पड़े। जगह बहुत ही घनी, डरावनी और रहस्यमयी थी। वे खंडहर के पास पहुँचे और खजाने की खोज शुरू कर दी। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। थोड़ी देर बाद तोते ने कहा, मैंने सुना है कि खजाना बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये सुनते ही तीनों उस पेड़ के पास मिट्टी खोदने लगे। थोड़ी देर खुदाई के बाद उन्हें एक बड़ा तांबे का घड़ा मिला, जिसमें सोने के सिक्के और कुछ जादुई बीज थे। मोती और तोता खजाना देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन मैना मौसी की नीयत बदल गई। अरे ये सिक्के तो हमारे हैं, तू बस बीज ले जा और खेती कर ले। मोती ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं इन बीजों से ही काम चला लूंगा। उसने बीज अपने घर के पास लगाए और कुछ ही दिनों में वहाँ विशाल पेड़ उगाए, जिन पर अनमोल फल लगे थे। उन फलों को बेचकर मोती ने खूब पैसे कमाए और जल्द ही अपना पक्का घर बना लिया। एक दिन जब मोती अपने नए घर में आराम कर रहा था, काव्या उससे मिलने आई और बोली, मोती, तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने बिना किसी लालच के काम किया और सफल हुए। अब मुझे यकीन है कि हम दोनों खुशी से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। सबसे पहले मोती ने मुस्कुराते हुए काव्या की बातों का समर्थन किया। उसने सोचा कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसने काव्या के पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने पक्का घर बना लिया है। अब क्या मैं काव्या से शादी कर सकता हूँ? काव्या के पिताजी ने मोती की मेहनत की सराहना की और खुशी खुशी शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। पिंकी अपने बच्चों को पेड़िया गांव के स्कूल में छोड़कर ऊंची चोटी की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात टोनी चाची से हो जाती है। टोनी चाची, अरे पिंकी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? बोला, पिंकी, अभी दिवाली आने वाली है ना, तो मैं ऊंची चोटी से मिट्टी लाने जा रही थी। इस बार मिट्टी के दीपक बनाकर बेचने का सोच रही हूँ। टोनी चाची, वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, कम मेहनत में अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं भी सोच रही थी मिट्टी के दिए बनाऊं, लेकिन अब कुछ और काम देखती हूँ। पिंकी, अरे चाची, क्यों न हम दोनों मिलकर दीपक बेचें? मुनाफा आधा आधा कर लेंगे। टोनी चाची, ना, तुम बनाओ दिए, मैं कोई दूसरा काम देखती हूँ। पिंकी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ काका तोता आ जाता है। काका तोता, चाची, मैंने सुना है कि आप कुल्हाड़ी रखती हो, मैं लकड़ियाँ काटने के लिए उसे लेने आया हूँ। टोनी चाची, अरे कुल्हाड़ी चाहिए तो सीधे सीधे क्यों नहीं मांगते? लाती हूँ। कुल्हाड़ी देते हुए टोनी चाची कहती हैं, काम खत्म होने पर मुझे लकड़ियाँ भी काट कर दे देना, सर्दी में काम आएंगी। काका तोता लकड़ियाँ काटने के लिए वहाँ से चला जाता। पिंकी ऊंची चोटी पर पहुँचती है और मिट्टी जमा करती है। मिट्टी की पोटली भरते भरते उसे स्कूल का समय याद आ जाता है और वह जल्दी से बच्चों को लेने स्कूल पहुँच जाती है। पिंकी, बच्चों, कैसा रहा परीक्षा? बच्चे, बहुत अच्छा हुआ मम्मी, सारे सवाल सही हल। पिंकी उन्हें घर ले जाती है और खाना बनाकर खिलाती है। फिर मिट्टी के दीपक बनाने में जुट जाती है। धीरे धीरे दिवाली का समय और करीब आ जाता है। पिछवाड़े की मंडी में लोग दिवाली की खरीदारी करने आते हैं। पिंकी अपने सारे दीपक बेचने में कामयाब हो जाती है। खुशी खुशी वह फिर से मिट्टी लाने के लिए निकल पड़ती है। इस बार पोटली भारी हो जाती है, जिससे चलते हुए उसे चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। पिंकी किसी तरह डॉक्टर उल्लू अंकल के पास पहुंचती है। डॉक्टर उल्लू, तुम्हारा पैर टूट गया है, अब कुछ महीनों तक आराम करना होगा। पिंकी दुखी होकर घर लौट आती है। उसे चिंता होने लगती है कि वह अब दिवाली कैसे मनाएगी। बच्चे उसे समझाते हैं, माँ जो है उसी में खुश रहेंगे।
अगले दिन रानी चिड़िया पिंकी से मिलने आती है। रानी चिड़िया, पिंकी चलो दिवाली की खरीदारी करते हैं। पिंकी नहीं रानी, तुम जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। रानी चली जाती है। और पिंकी सोचने लगती है कि वह कैसे दिवाली मनाएगी। कभी काका तोता मिट्टी लेकर आता है और पिंकी को देता है। काका तोता, इस मिट्टी का क्या करोगी? पिंकी, मैं इसे बाद में इस्तेमाल करूंगी। काका तोता चला जाता है और पिंकी दीपक बनाने में जुट जाती है, लेकिन उसे बहुत परेशानी हो रही थी। कभी टीना चाची आ जाती है और सारी मिट्टी लेकर चली जाती है। विशाल चाची अगले दिन अपने बनाए दीपक बेचने पिछवाड़े की मंडी में जाती है। रानी और काका वहां आते हैं और टोनी चाची से कहते हैं, आपको रिंकी के हालात का पता होते हुए भी आप उसके दीपक बेच रही हैं? टोनी चाची, मैं ये दीपक बेचकर सारा मुनाफा पिंकी को देने वाली हूँ। यह सुनकर सभी शर्मिंदा हो जाते हैं और माफी मांगते हैं। फिर सभी मिलकर पिंकी के घर जाते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था कि उस पेड़ की एक डाल में घोंसला बनी हुई थी। उस घोंसला में एक पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया का पति किसी जरूरी काम से कहीं दूर चला गया और उसके जाने के बाद बहुत जोर की आंधी पानी आ गई। आंधी में कई पेड़ टूटकर गिर गए और बरगद का वो पेड़ भी टूटकर गिर पड़ा जिसके खोकर में पिंकी चिड़िया रहा करती थी। मेरा तो रहने का ठिकाना भी खत्म हो गया। मेरे पति यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर कोई नया घोंसला बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ टोनी चिड़िया आ गई और कहने लगी, पिंकी बहन, लगता है तुम इस पेड़ के गिर जाने से परेशान हो बहन। इस पेड़ की घोंसला में मेरा घर था, अब मेरा रहने का ठिकाना ही नहीं बचा, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो बहन? हिम्मत से काम लो, किसी दूसरे पेड़ पर अपनी घर बना लो। हाँ बहन। दूसरा घर बनाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। पिंकी चिड़िया घर बनाने के लिए किसी दूसरे अच्छे से पेड़ की तलाश करने लगी। पिंकी को एक संतरा का बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, घर बनाने के लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। और फिर पिंकी पेड़ की डाल पर नया घोंसला बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने ही एक छोटी सी घोंसला थी। उस घोंसल में एक प्रीतम कावा यानी कालू रहा करता था। ये प्रीतम बहुत ही दुष्ट और अपराधी प्रवृत्ति का था। दूसरों की चीजें चुराना, छीन झपट करना और गुंडागर्दी करना प्रीतम कावा का पुराना पेशा था। एक टुनु के साथ मारपीट करने में ही प्रीतम की आंख भी खराब था। ये बदमाश प्रीतम हर समय मुफ्त का माल हड़पने की ही कोशिशों में लगा रहता। पिंकी को घर बनाते हुए बदमाश प्रीतम बड़ी शौकीनी नजरों से देख रहा था। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद पिंकी ने अपना नया घोंसला बनाकर तैयार कर लिया। पिंकी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। मेहनती पिंकी सारा दिन जंगल में घूम घूम कर अपने खाने के लिए भोजन जमा करती और शाम को अपने घर में आराम से बैठकर अपना लाया हुआ भोजन खाती। बदमाश प्रीतम कावा ये सारे नजारे देख रहा था। एक दिन की बात है, पिंकी अपना भोजन लेकर आई तो प्रीतम कावा पिंकी के पास आकर बोला, पिंकी तू रोज अपने लिए भोजन लेकर आती है और खुद ही खा जाती है। हरी, कभी थोड़ा कुछ मुझे भी खाने को दिया करना। मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ, तुम भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करो। मांगकर खाने की क्या जरूरत है? पिंकी प्रीतम कावा को टकासा जवाब देकर अपने घोंसला में चली गई और प्रीतम कावा गुस्से से छटपटा रह गया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और पिंकी चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती और प्रीतम कावा अपनी घोंसला के बाहर बैठा हुआ पिंकी चिड़िया और उसके बच्चों को घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने पर अब पिंकी चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपने बच्चों से कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसला में ही रहकर तीखा माँ तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। तीखा माँ तुम जाओ, हम घर रहेंगी। पिंकी चिड़िया खाना लाने चली गई और प्रीतम कावा अपनी घोंसला के बाहर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। 3-4 घंटों के बाद जब पिंकी चिड़िया खाना लेकर वापस आई तो अपनी दोनों बच्चों को घोंसला से गायब पाया। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद भी जब बच्चे कहीं नहीं मिले, पिंकी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वो प्रीतम कावा के पास आई और उसने पूछा, प्रीतम भैया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो घोंसला से कहीं चले गए हैं। हाँ, तेरे बच्चों को मैंने किडनैप कर रखा है। अभी तक तो वो दोनों सही सलामत है और तब तक सलामत रहेंगे जब तक तू मेरा कहा मानेगी। बदमाश प्रीतम, तेरे हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अपहरण करने की? आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है? अगर तुझे अपने बच्चे पापा चाहिए तो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ही खा जाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ पड़ी ना, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी। इस दिन के बाद से पिंकी चिड़िया हर रोज प्रीतम कावा के लिए खाना लाने लगी। प्रीतम कावा मुफ्त का खाना खाकर और डकार लेकर अपने घोंसला के अंदर चला जाता। इस तरह से 4-5 दिन बीत गए। एक दिन पिंकी चिड़िया ने प्रीतम से कहा, प्रीतम भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चों से तो मिलवा दो। प्रीतम गुस्से से गुराकर बोला, लगता है तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं अभी तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। पिंकी चिड़िया डर गई
गई और वापस अपने घर में आ गई। घोंसला का पति भी अब वापस लौट आया। पिंकी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बता दी तो उसका पति कहता है, हम वो प्रीतम कावा बढ़ा, ये दुष्ट और बदमाश है, उसे सबक सिखाने के लिए मुझे अपने दोस्त चिल की मदद देनी होगी। मैं तो कहती हूँ तुम फौरन चिल के पास जाओ। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर उसका पति चिल के पास गया और अपने दोस्त चिल से मिलकर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर चिल ने कहा, अरे मैं उस प्रीतम कावा को पहले से जानता हूँ, वो पक्का बदमाश है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। फिर चिल पति के साथ चल पड़ा और प्रीतम कावा की घोंसला पर आ गया। पिंकी चिड़िया भी वहाँ पहुँच गई। चिल पिंकी से कहता है, पिंकी बेहन तुम उस प्रीतम कावा को आवाज देकर घोंसला से बाहर बुलाओ, फिर मैं उसकी तबीयत फिट कर दूंगा। पिंकी चिड़िया ने प्रीतम कावा को पुकारा। प्रीतम कावा, प्रीतम कावा जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। प्रीतम कावा घोंसला से जैसे ही बाहर आया वैसे ही चिल ने प्रीतम कावा को दबोच लिया। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई इनके बच्चों को किडनैप करने की? बोल, कहाँ है इसके बच्चे? चिल भाई, चिल भाई, इनके बच्चे सही सलामत घोंसला के अंदर है, मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पिंकी बहन तुम अंदर जाकर जरा अपने बच्चों को लेकर आओ, तब तक मैं इस कावा की गुंडागर्दी निकालता हूँ। पिंकी घोंसला के अंदर चली गई और चिल प्रीतम कावा की पिटाई करने लगा। चिल प्रीतम कावा को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। प्रीतम कावा मार खाकर अधमरा हो गया और हाथ चोटकर कहने लगा। तभी घोंसला के अंदर से पिंकी अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। प्रीतम कावा ने कहा, चिल भाई अब तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रीतम कावा हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ चला गया। पिंकी चिल से बोली, चिल भाई आपकी मदद से ही मुझे मेरे बच्चा वापस मिल पाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा क्यों करती हो? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। तुम लोग अपने घर में जाओ और आराम से रहो। पिंकी चिड़िया का परिवार अपने घोंसला की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही काम आते हैं। पूरे वन में केवल प्रीतम के घर एक टीवी था, इसीलिए सारे पड़ोसी पंछी प्रीतम के अच्छे दोस्त बन गए थे। वे उसकी हर बात मानते थे। एक दिन नितिल प्रीतम से बोला, जब मैं तुम्हारे घर टीवी देखना आऊंगा तो तुम्हारे लिए सैंडविच लाऊंगा। मेरे पापा आज सैंडविच लाने वाले हैं। मोहित ने भी कहा, और मैं तुम्हारे लिए नूडल्स लाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मा अब नूडल्स बेचती हैं। और पिंकी तुम क्या लाओगी? प्रीतम ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिंकी थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, मेरी माँ तो काम पर जाती है और वे आते समय केवल सब्जी लाती हैं। रिंकी ने तुरंत कहा, अरे प्रीतम, इसको अपने घर आने मत दो, इसकी माँ गरीब है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकती। प्रीतम ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है पिंकी, तुम अब से मेरे घर टीवी देखना नहीं आओगी। पिंकी को टीवी देखने का बहुत शौक था। वह जल्दी से बोली, नहीं प्रीतम, मैं आज तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊंगी, मेरी मम्मा आज लाएंगी। पिंकी घर के बाहर बैठी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी माँ आई और बोली, बेटा ऐसे क्यों बैठे हो और इतने उदास क्यों हो? पिंकी ने कहा, मम्मा मुझे 50 रुपए दे दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा मेरे पास सिर्फ 50 रुपए हैं, आज सब्जी यहीं से लूंगी, तुम कोल्ड ड्रिंक कल पी लेना। पिंकी जिद पर अड़ गई, मैं रूखी रोटी खा लूंगी पर आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है। उसकी माँ ने मजबूरी में पैसे दे दिए। पिंकी खुशी खुशी कोल्ड ड्रिंक लेकर प्रीतम के घर पहुंच गई और कहा, लो प्रीतम, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई हूँ, अपनी माँ का टीवी देखना दोगे ना? प्रीतम ने पूरी कोल्ड ड्रिंक पीते हुए कहा, बेटा ठीक है, तुम सुन सकती और इतने उदास, लेकिन ध्यान रखना कल भी कुछ लाना पड़ेगा। अगले दिन भी प्रीतम ने सब बच्चों से कहा, कल भी मेरे लिए कुछ लाना, तभी तुम सबको घर आने दूंगा। मेरे पास सिर्फ सब बच्चे तैयार हो गए, लेकिन पिंकी चुप रही। पिंकी तुम नहीं आना चाहती? प्रीतम ने पूछा। अड़ गई, नहीं प्रीतम, मैं आना तो चाहती हूँ, मगर कुछ नहीं, अगर आना है तो कल मेरे लिए बर्गर लाना होगा। प्रीतम ने सख्त लहजे में कहा। घर गई और अपनी माँ से बर्गर के लिए जिद करने लगी। उसकी माँ ने प्यार से समझाया, बेटा हम गरीब हैं, बर्गर हमारे नसीब में नहीं है, सब्जी रोटी मिल जाए वही काफी है। पर पिंकी जिद पर अड़ी रही। उसकी माँ ने मजबूरी में कहा,
ठीक है, मैं कल बर्गर ले आऊंगी। अब सो जाओ। अगले दिन पिंकी बर्गर लेकर प्रथम के घर पहुंची और उसे देकर टीवी देखना लगी। प्रथम बर्गर खाकर खुश था, लेकिन पिंकी के दिल में यह बात खटक रही थी कि दोस्ती के लिए उसे हर बार कुछ देना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जब नदी किनारे सभी पंछी खेल रहे थे, अचानक प्रथम नदी में गिर गया और डूबने लगा। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन नीलू और पिंकी ने कहा, हमें तैरना नहीं आता, और वहाँ से भागने लगे। पिंकी ने यह देखा और तुरंत एक रस्सी लेकर आई और प्रथम की ओर फेंक दी। प्रथम ने रस्सी पकड़कर खुद को बाहर खींचा। पिंकी, तुमने आज मेरी जान बचाई, प्रथम ने कहा। तुम सच्ची दोस्त हो। इसके बाद प्रथम ने नीलू और मोटी से कहा, अब तुम लोग मेरे घर कभी नहीं आओगे, क्योंकि तुम मुझे मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। पिंकी की सच्ची दोस्ती ने प्रथम का दिल जीत लिया और अब उसे टीवी देखने के लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी। सुरक्षित स्थान पर भागना चिड़वी। दोस्तों, शिकारियों ने चिरवन वन पर हमला कर दिया है। हमें तनु आंटी के जंगल में भाग जाना चाहिए, लेकिन क्या इस बार वह हमारी मदद करेगी? मोहित, याद है पिछली बार जब हमारे जंगल में तूफान आया था और हमारे घोंसले नष्ट हो गए थे, तनु आंटी ने अपने दोस्तों के साथ मशरूम से घर बनाने में हमारी मदद की थी। टोनी? हाँ, उसने मदद की। मुझे यकीन है कि वह फिर से मदद करेगी। मोहित, बहुत तारीफ हो गई टोनी। उसने एक बार मदद की थी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं इस बार वह क्या करती है। तनु आंटी के जंगल में पहुंचना। झुंड तनु आंटी के जंगल में पहुंचता है। जैसे ही वे उसके घर के पास पहुंचते हैं, वे उसे बाहर शांति से फल खाते हुए देखते हैं। तनु आंटी, ओह दोस्तों, इतने लंबे समय के बाद तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? टोनी तनु आंटी को सब कुछ समझाता है। तनु आंटी, ओह, तो तुम मुझे तभी याद करती हो जब कोई मुसीबत आती है, सिर्फ नमस्ते कहने के लिए क्यों नहीं आती? चिरवी, हमें खेद है आंटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमें वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। शिकारियों ने हमारे घर पर हमला किया है और अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकती हो। तनु आंटी हंसती हैं। ओह टोनी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बेशक, मैं मदद करूंगी, मेरे साथ आओ। मैंने ऐसे समय के लिए कुछ तैयार किया है। कद्दू के खेत में आश्चर्य झुंड तनु आंटी का पीछा करते हुए पास के विशाल कद्दुओं से भरे खेत में जाता है। चिरवी, कद्दू, ये हमारी क्या मदद करेंगे? तनु आंटी, बस रुको, मेरे पास एक योजना है। वह अपने दोस्तों को संकेत देती है और कुछ ही मिनटों में पक्षी मदद के लिए आ जाते हैं। तनु आंटी, मेरे ये दोस्त इन कद्दुओं को आप सभी के लिए घर बनाने में हमारी मदद करेंगे। जब कद्दू तैयार हो रहे होते हैं, तनु आंटी पक्षियों को अपने घर पर फल खाने के लिए आमंत्रित करती हैं। वे एक साथ बैठकर मीठे फलों का आनंद लेते हैं। मोहित, ये फल बहुत स्वादिष्ट हैं। खुशी, हाँ, मुझे ये सेब बहुत पसंद है, ये बहुत मीठे हैं। मोहित, लेकिन मत भूलना खुशी, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ मेहमान हो, अपने घोंसले में नहीं। खुशी हंसती है और सभी एक साथ हंसते हैं। कद्दू के घर बनकर तैयार हो गए। कुछ समय बाद तनु आंटी झुंड को वापस कद्दू के खेत में ले जाती हैं। वे अपने लिए बनाए गए सुंदर कद्दू के घर देखते हैं। जग्गू, माँ, चलो सबसे बड़ा घर लेते हैं। चिड़वी, हाँ जग्गू, हमारे लिए सबसे बड़ा घर ढूंढो। जग्गू अंदर भागता है, उसके पर खुशी भी आते हैं। वे सभी इस बात पर अचंभित होते हैं कि घर कितने सुंदर हैं। चिरवी, यह घर न केवल सुंदर है, बल्कि हम सभी के लिए काफी बड़ा भी है। सभी पक्षी खुशी खुशी अपने नए कद्दू के घरों में बस जाते हैं। मंजू आंटी, ओह मेरी बुढ़ापा, मैं बहुत धीमी थी, इसलिए मुझे सबसे छोटा कद्दू का घर मिल गया। चिड़वी, चिंता मत करो मंजू आंटी, हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये बस अस्थाई है।
भोजन की दुविधा उस रात सभी पक्षी आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। चिड़वी भोजन के बारे में चिंता व्यक्त करती है। एकमात्र समस्या यह है कि इस जंगल में बहुत अधिक अनाज नहीं है। तनु आंटी, अभी के लिए मैंने जो अनाज इकट्ठा किया है उसे आपस में बांट लो। कल हम और अनाज ढूंढ लेंगे। सभी लोग अनाज बांट लेते हैं और रात के लिए आराम करते हैं। कथानक का खुलासा अगली सुबह पक्षी जागते हैं और तनु आंटी के घर के पास इकट्ठा होते हैं। तनु आंटी, अपने नए घरों में तुम्हारी पहली रात कैसी रही? मोहित, ठीक था, लेकिन हमारे पास अनाज कम पड़ रहा है। तनु आंटी, ऐसी स्थिति में उत्तर की ओर चलो, वहाँ बहुत सारे अनाज वाले खेत हैं। उनके जाने से पहले मंजू आंटी चिल्लाती हैं, अरे नहीं, मेरा पैर! कल जब हम भाग रहे थे तो मेरा पैर घायल हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। टुनी, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो मंजू आंटी। मंजू आंटी, तुम्हें मेरे लिए अनाज लाना होगा। मोहित, मैं तुम्हारे लिए अनाज लाऊंगा आंटी, चिंता मत करो। झुंड निकल जाता है सिवाय मंजू आंटी, रेखा और बसंती के, जो पीछे रह जाती हैं। चोरी उस रात बसंती रेखा के साथ मिलकर सभी का अनाज चुराने की योजना बनाती है। मंजू आंटी उन्हें चुपचाप दूसरे पक्षियों के घरों से अनाज चुराते हुए देखती हैं। मंजू आंटी, हाँ, मुझे पता था। बसंती, तुम इससे बच नहीं पाओगी। बड़ा टुनटुन गौरैया बहुत आलसी और शरारती पक्षी थी। वह कोई काम नहीं करती थी और हमेशा अपनी माँ को परेशान करती रहती थी। एक दिन टुनटुन गौरैया का मामा उनके घर आता है। माँ कहती है, टुनटुन बेटा, ये लो पैसे, जाकर कुछ मिठाई और खाने की चीजें ले आओ। टुनटुन ने चहकते हुए कहा, माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? माँ ने कहा, जाओ बेटा, 2 रुपए भी ले लो और जल्दी जाओ। टुनटुन गौरैया अपनी माँ से पैसे लेकर चल पड़ी। वह काका की दुकान से मिठाई लेती है और मिठाई लेकर घर लौटने के बजाय रास्ते में भूख से तालाब किनारे जाकर बैठ जाती है। टुनटुन सोचती है, मामा जी तो रोज मिठाई खाते हैं, आज मैं ही खा लेती हूँ। टुनटुन गौरैया सारी मिठाई खा जाती है। उधर उसकी माँ इंतजार करते हुए सोचती है, मेरी टुनटुन कभी नहीं सुधरेगी, अभी तक दुकान से नहीं आई। मामा जी कहते हैं, बहन, घर में कुछ और है तो दे दो। मिठाई तो अब टुनटुन लेकर आने वाली नहीं है। टुनटुन की माँ अपने भाई के सामने शर्मिंदा होती है। उधर टुनटुन गौरैया भरपेट मिठाई खाकर तालाब किनारे सो रही थी। तभी चीन ने देखा और कहा, टुनटुन, तुम यहाँ सो रही हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। टुनटुन बड़बड़ाई, माँ भी ना सोने भी नहीं देती। चीन ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, कब पहुँच जाती है। माँ ने गुस्से में कहा, बेशर्म, थोड़ी शर्म करो, मामा जी के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। टुनटुन ने कहा, माँ, मिठाई तो मजेदार थी, कल और ले आऊंगी मामा जी के लिए। माँ ने कहा, अब घर चलो, शाम हो गई है, सारा दिन इधर उधर भटकती रहती हो। टुनटुन की माँ उसे घर लेकर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है। टुनटुन उस समय घर पर नहीं थी, वह अपने दोस्त बबलू तोता के साथ पहाड़ियों पर बैठकर बीड़ी पी रही थी। माँ ने सोचा, अगर टुनटुन घर में होती तो वह दवा ला देती। टुनटुन गौरैया बहुत आलसी और शरारती पक्षी थी। वह कोई काम नहीं करती थी और हमेशा अपनी माँ को परेशान करती रहती थी। एक दिन टुनटुन गौरैया का मामा उनके घर आता है। माँ कहती है, टुनटुन बेटा, ये लो पैसे, जाकर कुछ मिठाई और खाने की चीजें ले आओ। टुनटुन ने चहकते हुए कहा, माँ 2 रुपए मुझे भी दोगी ना? माँ ने कहा, जाओ बेटा, 2 रुपए भी ले लो और जल्दी जाओ। टुनटुन गौरैया अपनी माँ से पैसे लेकर चल पड़ी। वह काका की दुकान से मिठाई लेती है और मिठाई लेकर घर लौटने के बजाय रास्ते में भूख से तालाब किनारे जाकर बैठ जाती है। टुनटुन सोचती है, मामा जी तो रोज मिठाई खाते हैं, आज मैं ही खा लेती हूँ। टुनटुन गौरैया सारी मिठाई खा जाती है। उधर उसकी माँ इंतजार करते हुए सोचती है, मेरी टुनटुन कभी नहीं सुधरेगी, अभी तक दुकान से नहीं आई। मामा जी कहते हैं, बहन, घर में कुछ और है तो दे दो। मिठाई तो अब टुनटुन लेकर आने वाली नहीं है। टुनटुन की माँ अपने भाई के सामने शर्मिंदा होती है। उधर टुनटुन गौरैया भरपेट मिठाई खाकर तालाब किनारे सो रही थी।
तभी चीन ने देखा और कहा, टुनटुन, तुम यहाँ सो रही हो और तुम्हारी माँ तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही है। टुनटुन बड़बड़ाई, माँ भी ना सोने भी नहीं देती। चीन ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, कब पहुँच जाती है। माँ ने गुस्से में कहा, बेशर्म, थोड़ी शर्म करो। मामा जी के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। टुनटुन ने कहा, माँ, मिठाई तो मजेदार थी, कल और ले आऊंगी मामा जी के लिए। माँ ने कहा, अब घर चलो, शाम हो गई है, सारा दिन इधर उधर भटकती रहती हो। टुनटुन की माँ उसे घर लेकर चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है। टुनटुन उस समय घर पर नहीं थी, वह अपने दोस्त बबलू तोता के साथ पहाड़ियों पर बैठकर बीड़ी पी रही थी। माँ ने सोचा, अगर टुनटुन घर में होती तो वह दवा ला देती। एक घना जंगल था। उस जंगल में बरगद का एक बहुत पुराना पेड़ था कि उस पेड़ की एक डाल में घोंसला बनी हुई थी। उस घोंसला में एक पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया का पति किसी जरूरी काम से कहीं दूर चला गया और उसके जाने के बाद बहुत जोर की आंधी पानी आ गई। आंधी में कई पेड़ टूटकर गिर गए और बरगद का वो पेड़ भी टूटकर गिर पड़ा जिसके खोपड़ में पिंकी चिड़िया रहा करती थी। मेरा तो रहने का ठिकाना भी खत्म हो गया। मेरे पति यहाँ होते तो हम दोनों मिलकर कोई नया घोंसला बना लेते। अब मैं अकेली क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ टोनी चिड़िया आ गई और कहने लगी, पिंकी बहन, लगता है तुम्हें पेड़ के गिर जाने से परेशान हुआ बहन। इस पेड़ की घोंसला में मेरा घर था, अब मेरा रहने का ठिकाना ही नहीं बचा, इसलिए मैं परेशान हूँ। अरे तुम परेशान क्यों होती हो बहन? हिम्मत से काम लो, किसी दूसरे पेड़ पर अपने घर बना लो। हाँ बहन, दूसरा घर बनाने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। पिंकी चिड़िया घर बनाने के लिए किसी दूसरे अच्छे से पेड़ की तलाश करने लगी। पिंकी को एक संतरा का बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाँ, घर बनाने के लिए ये पेड़ ठीक रहेगा। और फिर पिंकी पेड़ की डाल पर नया घोंसला बनाने में जुट गई। उस पेड़ के सामने ही एक छोटी सी घोंसला थी। उस घोंसले में एक प्रीतम कावा यानी कालू रहा करता था। ये प्रीतम बहुत ही दुष्ट और अपराधी प्रवृत्ति का था। दूसरों की चीजें चुराना, छीन झपट करना और गुंडागर्दी करना प्रीतम कावा का पुराना पेशा था। एक टुनु के साथ मारपीट करने में ही प्रीतम की आंख भी खराब था। ये बदमाश प्रीतम हर समय मुफ्त का माल हड़पने की ही कोशिशों में लगा रहता। पिंकी को घर बनाते हुए बदमाश प्रीतम बड़ी शौकीनी नजरों से देख रहा था। 2-3 दिनों की मेहनत के बाद पिंकी ने अपना नया घोंसला बनाकर तैयार कर लिया। पिंकी बड़े आराम से अपने घर में रहने लगी। मेहनती पिंकी सारा दिन जंगल में घूम घूम कर अपने खाने के लिए भोजन जमा करती और शाम को अपने घर में आराम से बैठकर अपना लाया हुआ भोजन खाती। बदमाश प्रीतम कावा ये सारे नजारे देख रहा था। एक दिन की बात है, पिंकी अपना भोजन लेकर आई तो प्रीतम कावा पिंकी के पास आकर बोला, पिंकी तू रोज अपने लिए भोजन लेकर आती है और खुद ही खा जाती है। हरी, कभी थोड़ा कुछ मुझे भी खाने को दिया करना। मैं अपना पेट भरने के लिए सारा दिन मेहनत करती हूँ, तुम भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करो। मांगकर खाने की क्या जरूरत है? पिंकी प्रीतम कावा को टकासा जवाब देकर अपने घोंसला में चली गई और प्रीतम कावा गुस्से से छटपटा रह गया। इसी तरह 2 हफ्ते गुजर गए और पिंकी चिड़िया ने 2 बच्चों को जन्म दिया। पिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती और प्रीतम कावा अपनी घोंसला के बाहर बैठा हुआ पिंकी चिड़िया और उसके बच्चों को घूरता रहता। कुछ दिन बीत जाने पर अब पिंकी चिड़िया के बच्चे थोड़े बड़े हो गए। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया अपने बच्चों से कह रही थी, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लाने जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसला में ही रहकर तीखा माँ तुम जाओ, हम घर में ही रहेंगे। तीखा माँ तुम जाओ, हम घर रहेंगी। पिंकी चिड़िया खाना लाने चली गई और प्रीतम कावा अपनी घोंसला के बाहर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। 3-4 घंटों के बाद जब पिंकी चिड़िया खाना लेकर वापस आई तो अपनी दोनों बच्चों को घोंसला से गायब पाया। काफी देर इधर उधर खोजने के बाद भी जब बच्चे कहीं नहीं मिले, पिंकी चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वो प्रीतम कावा के पास आई और उसने पूछा, प्रीतम भैया, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो घोंसला से कहीं चले गए हैं। हाँ, मेरे बच्चों को मैंने किडनैप कर रखा है। अभी तक तो वो दोनों सही सलामत है और तब तक सलामत रहेंगे जब तक तुम मेरा कहा मानेगी। बदमाश प्रीतम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को अपहरण करने की? आखिर तुम मुझसे चाहता क्या है? अगर तुझे अपने बच्चे वापस चाहिए तो प्रतिदिन मेरे लिए भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ही खा जाऊंगा। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ पड़ी ना, मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना ला दिया करूंगी। इस दिन के बाद से पिंकी चिड़िया हर रोज प्रीतम कावा के लिए खाना लाने लगी। प्रीतम कावा मुफ्त का खाना खाकर और डकार लेकर अपने घोंसला के अंदर चला जाता। इस तरह से 4-5 दिन बीत गए। एक दिन पिंकी चिड़िया ने प्रीतम से कहा, प्रीतम भाई, कम से कम एक बार मुझे मेरे बच्चों से तो मिलवा दो। प्रीतम गुस्से से गुराकर बोला, लगता है तुझे अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है। अगर ज्यादा चालाकी की तो मैं अभी तेरे बच्चों को खा जाऊंगा। पिंकी चिड़िया डर गई और वापस अपने घर में आ गई। घोंसला का पति भी अब वापस लौट आया। पिंकी चिड़िया ने अपने पति को सारी बात बता दी तो उसका पति कहता है, हम वो प्रीतम कावा बढ़ा
ये दुष्ट और बदमाश है, उसे सबक सिखाने के लिए मुझे अपने दोस्त चिल की मदद देनी होगी। मैं तो कहती हूँ तुम फौरन चिल के पास जाओ। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर उसका पति चिल के पास गया और अपने दोस्त चिल से मिलकर उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर चिल ने कहा, अरे मैं उस प्रीतम कावा को पहले से जानता हूँ, वो पक्का बदमाश है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आज उसकी सारी बदमाशी निकाल दूंगा। फिर चिल पति के साथ चल पड़ा और प्रीतम कावा की घोंसला भरा गया। पिंकी चिड़िया भी वहाँ पहुँच गई। चिल पिंकी से कहता है, पिंकी बेहन तुम उस प्रीतम कावा को आवाज देकर घोंसला से बाहर बुलाओ, फिर मैं उसकी तबीयत फिट कर दूंगा। पिंकी चिड़िया ने प्रीतम कावा को पुकारा। प्रीतम कावा, प्रीतम कावा जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। प्रीतम कावा घोंसला से जैसे ही बाहर आया वैसे ही चिल ने प्रीतम कावा को दबोच लिया। कहने लगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई इनके बच्चों को किडनैप करने की? बोल कहाँ है इसके बच्चे? चिल भाई, चिल भाई, इनके बच्चे सही सलामत घोंसला के अंदर है, मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पिंकी बहन तुम अंदर जाकर जरा अपने बच्चों को लेकर आओ, तब तक मैं इस कावा की गुंडागर्दी निकालता हूँ। पिंकी घोंसला के अंदर चली गई और चिल प्रीतम कावा की पिटाई करने लगा। चिल प्रीतम कावा को उठाकर जमीन पर पटकने लगा। प्रीतम कावा मार खाकर अधमरा हो गया। हाथ जोड़कर कहने लगा। तभी घोंसला के अंदर से पिंकी अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ गई। प्रीतम कावा ने कहा, चिल भाई तो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। प्रीतम कावा हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ और लंगड़ाता हुआ चला गया। पिंकी चिल से बोली, चिल भाई आपकी मदद से ही मुझे मेरे बच्चा वापस मिल पाए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहन, मुझे धन्यवाद देकर शर्मिंदा क्यों करती हो? ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। तुम लोग अपने घर में जाओ और आराम से रहो। पिंकी चिड़िया का परिवार अपने घोंसला की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदा अच्छे लोगों से ही दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय सच्चे दोस्त ही काम आते हैं।